देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर श्रावस्ती से है। श्रावस्ती में अवैध मिट्टी खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि खनन निरीक्षक विवेक कुमार ने बताया है कि 8 मई को विशेष प्रवर्तन अधिनियम के दौरान ग्राम परुएधारी तहसील भिनगा में अवैध मिट्टी खनन करते पाए जाने पर थाना भिनगा पुलिस के सहयोग से एक ट्रैक्टर लोडर और साथ ही 2 मिट्टी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज करना था। थाना अध्यक्ष भिनगा की अभिरक्षा में किया गया है और साथ ही वहीं अप्रैल 2026 को चलाए गए अभियान के तहत खनन विभाग ने 16 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए करीब 6.9 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला है। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर देश भर के लोगों को ठगने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह अब तक 8 राज्यों के लोगों से करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। आपको बता दें कि मामला कानपुर नगर के थाना पनकी और साथ ही साइबर सेल पश्चिम जोन का है। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए जगदीश चंद्र गुप्ता और साथ ही रोहित भसीन नाम के 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में जो आंकड़े निकलकर सामने आए वे चौंकाने वाले हैं। इस गिरोह ने देश के अलग अलग कोनों में अपना जाल फैला रखा था। सर, आपने डिजिटल अरेस्ट जो आरोपी पकड़े हैं, किस तरह से ये काम करते हैं? देखिए, 2 व्यक्तियों की आज गिरफ्तारी हुई है। इसमें जगदीश चंद्र गुप्ता और रोहित भसीन, ये 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। बेसिकली हम लोग लंबे समय से जैसा कि आप को पता है कि इसमें समन्वय पोर्टल है भारत सरकार का, उस पर कंप्लेंट्स आती हैं और उस पर म्यूल अकाउंट्स के बारे में हम लोग को डिटेल्स मिली। हम लोग उस म्यूल अकाउंट के ऊपर काम कर रहे थे। उसमें एक कंप्लेंट हमको मिलती है जिसमें फर्स्ट लेयर में लगभग 3.25 करोड़ रुपए उसमें आते हैं। उस अकाउंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो पता चलता है कि ये अकाउंट कोई जगदीश चंद्र गुप्ता नाम का व्यक्ति है, जो कि बालाजी फाउंडेशन के नाम से इसका खाता है ICICI में, और वहाँ पर एक ही ट्रांजैक्शन में फर्स्ट लेयर में 3.5 करोड़ रुपए इसके पास आते हैं। और जब हम लोग डिटेल में जब इसमें जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो पता चलता है, जब इससे पूछताछ होती है, पता चलता है कि रोहित भसीन करके एक व्यक्ति है जो कि फजलगंज का रहने वाला है, कानपुर का ही रहने वाला है, वो इसका साथी है। और इन लोगों के नेटवर्क में कुछ बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं जो नोएडा ICICI में काम करते हैं। जब टीम वहाँ जाती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि वो जो बैंक कर्मचारी शामिल हैं वो ऑलरेडी पहले ही गुजरात पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा चुका है। इसमें जो इनका नेक्सस है, जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ये लोग कॉल करते हैं, डराते धमकाते हैं और फिर उसके बाद पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं। इसमें जब हम लोगों ने खातों की डिटेल ट्रेस की और जो NCRP पोर्टल पे जो नंबर्स हम लोगों को मिले जिनके द्वारा कॉल की जाती थी, तो ये पता चला कि इसमें टोटल 8 अलग अलग कंप्लेंट्स है केवल इस खाते पर जो जगदीश चंद्र गुप्ता के नाम पर है। जब उन खातों पे जिन नंबर्स से कॉल किया गया है, जब उनके बारे में पता किया कि ये कॉल्स कहाँ से की गई हैं, तो पता चला कि ये 8 अलग अलग राज्यों से ये कॉल्स की गई हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र
इस तरह के तमिलनाडु इन स्टेट से अलग अलग स्टेट से कॉल की गई हैं। इनका नेटवर्क पैन इंडिया नेटवर्क है, क्योंकि ये जिस राज्य से कॉल की जाती थी उसी राज्य का ये लोग सिम इस्तेमाल करते थे। इसमें ये 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जो इसमें अन्य अभियुक्त थे। इसमें मुकुल वर्मा और धीरज करके एक व्यक्ति हैं जो ब्रांच मैनेजर और डिप्टी ब्रांच मैनेजर हैं ICICI में, नोएडा में। वो ऑलरेडी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो मोबाइल नंबर्स हमें मिले हैं उनमें 16 मोबाइल नंबर्स मिले हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने काम किया, तो पता चला कि इन नंबर्स के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट किया जाता था। अलग अलग भाषाओं में लोगों से बात की जाती थी और फिर उनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता था। इसमें अभी 2 व्यक्तियों की फ़िलहाल अभी गिरफ्तारी हुई है। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष जुडिशियल कस्टडी हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, अब तक कितना पैसा निकाल चुके हैं डीजल? वाराणसी में मुस्लिम युवती का वीडियो हुआ वायरल। हिजाब की वजह से नौकरी ना दिए जाने का आरोप है। प्राइवेट स्कूल प्रबंधन पर लगाया है आरोप। मुस्लिम समाज के शिक्षा लेने पर परिजनों ने नकारने का लगाया आरोप। और साथ ही मुस्लिम युवती ने हिजाब की वजह से स्कूल से निकाले जाने का आरोप लगाकर वीडियो किया अपलोड। सोशल मीडिया पर युवती की वीडियो को लेकर छिड़ी है बहस। स्कूल प्रबंधन ने दी सफाई। सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स के लिए मुस्लिम युवती द्वारा वीडियो वायरल करने की कही बात। मुस्लिम टीचर को ग्रोथ लेना बहुत मुश्किल है। पता नहीं क्यों हर जगह नफरत ही फैली हुई है कि नहीं, हम अपने बच्चे को मुस्लिम टीचर से नहीं पढ़ाएंगे। जहाँ जाओ डेमो देने के लिए, इंटरव्यूज़ देने के लिए मुस्लिम होने की वजह से वहाँ पर निकाल दिया जाता है। इवन ट्यूशन के लिए जाओ तो वहाँ पर पहले तो हाँ आ जाओ आप पढ़ाने के लिए, जब वहाँ पे जाओ तो मुस्लिम टीचर देख करके ही मना कर देंगे मुंह पर कि नहीं, हम आपसे अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। इवन वहाँ पर जाने के बाद ये पता चलता है कि नहीं आपसे नहीं पढ़वाएंगे हम। भाई इतनी नफरत आती कहाँ से है लोगों के अंदर? स्कूल्स में भी बच्चों के अंदर ऐसा भर दिया जाता है मन में कि वो मुस्लिम टीचर से दूरी बनाते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम गुजरने के साथ तब उनके मन से ये जो भ्रम होता है ना, ये जो उनका डर होता है कि मुस्लिम टीचर ये होते हैं वैसे होते हैं, धीरे धीरे करके तब वो लोग लाइन पर आते हैं। उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कि भाई कोई बच्चा मेरे जाते ही वो मुझसे नफरत करा, हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। फिर धीरे धीरे हम अपने कोई भी रिलेशन से रिलेटेड हम क्यों बात करेंगे भाई। हम स्कूल्स में सिखाते हैं बच्चों को कि रिलीजन की रिस्पेक्ट करना। हम खुद सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते तुम अपना रिलीजन चेंज कर दो। हम लोग स्कूल में जाते हैं, पढ़ाते हैं, सब बच्चों को इक्वली देखते हैं। इवन स्कूल्स में जो प्रेयर होती है वो वही सरस्वती वंदना जो भी प्रेयर्स होती है, तो क्या कोई स्कूल ऐसा है जहाँ बता दो कि लप्पी आती है दुआ कराई जाती है? कोई स्कूल ऐसा है जहाँ पर दुआ मंगवाई जाती है बच्चों से? नहीं, हाथ जोड़ के प्रेयर करवाया जाता है। और हम लोग वहाँ पे वो चीज़ बच्चों को करवाते हैं, किसी बच्चों को मना नहीं करते हैं हम। पता नहीं इंडिया में क्या होगा, टीचर्स सिर्फ टैबू बन के रह जाएगा। वहाँ पे सिर्फ रिलीजन देख करके ही लिया जाएगा। अब ये वही स्कूल है जहाँ से मुझे हिजाब पहनने के लिए निकाला जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग यही सब कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम उषाराज मोरिया है। स्कूल का नाम बुद्धा पब्लिक स्कूल है।
हुआ क्या कि उनको हमारे यहाँ काफ़ी लंबे समय से वो आ रही थी, यहाँ नौकरी मांग रही थी। हमको लगा कि ये बहुत जेन्युइन है, ज़रूरत है इनको नौकरी का, तो हम लोगों ने बुलाया उनको। तो आई, लेकिन उनको एक दिन डेमो क्लास के लिए हम लोगों ने रखा। डेमो क्लास के दौरान दूसरी दिन ज्वाइनिंग था, तो ज्वाइनिंग पे हमने आधार कार्ड, बायोडाटा मांगा और इनसे मांगा गया कि आप जो है अपना सारा बायोडाटा कंप्लीट करके दीजिए स्कूल में। उन्होंने देने से इनकार भी किया। तीसरी चीज़ ये है कि जब अपने रूल्स रेगुलेशन मैंने दिया कि आप पहले पढ़ लीजिए, इसको फॉलो कर लीजिए, इसको पढ़ने के बाद जब एग्री होइए तो आप जॉब आपको ज्वाइनिंग कराएंगे। उन्होंने रूल्स रेगुलेशन लेकर रख भी लिया और उन्होंने कहा कि मोबाइल हमने कहा मोबाइल जमा करने के लिए, तो मोबाइल बोली कि हम नहीं जमा करेंगे। और उसको उन्होंने प्रेयर पे ऑब्जेक्शन किया, स्कूल के एजुकेशन पर भी आज ऑब्जेक्शन किया। उनको एक दिन में पता नहीं कितनी प्रॉब्लम हो गई। अब उनका सोच था, क्या विचार था, अब वो जाने, हम तो नहीं बता सकते। इतने को उन्होंने पूरे स्कूल का वीडियो बनाना, फोटो खींचना और टीचरों का भी फोटो खींचना। बाहर जाकर उन्होंने क्या किया मैं नहीं जानती हूँ। देखिए, आरोप लगाना तो कोई भी किसी को आरोप लगा सकता है, आरोप लगाने से कुछ होता नहीं है। देखिए, मेरे स्कूल में 4 मुस्लिम टीचर ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ा रही हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत सारी टीचर आई, पढ़ा कर चली गई, उनकी शादी विवाह हुआ इसलिए छोड़ के गई, नहीं तो उनको यहाँ बहुत अच्छा लगता था। सारे लोग संतुष्ट थे, किसी को कोई प्रॉब्लम, पता नहीं क्या हुआ इनको कि जो है इनको प्रॉब्लम हुआ। हमारे यहाँ हिंदू टीचर भी है, मुस्लिम टीचर भी है, बच्चे भी हैं, सब लोग हैं, हम लोग भाईचारा की तरह कार्य करते हैं, कोई दिक्कत। खबर कानपुर नगर से है, जहां अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की कानपुर शहर में लगातार बढ़ रही महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हिंसा और साथ ही हत्या, बलात्कार की दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर कमिश्नर को संबोधित एक ज्ञापन पुलिस आयुक्त को सौंपा है। संगठन ने इन घटनाओं पर तत्काल ठोस एवं कार्रवाई की मांग की है। समिति की प्रदेश सचिव सीमा कटियार, जिला सचिव नीलम तिवारी, जिलाध्यक्ष सुधा सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में दिए ज्ञापन में कहा है कि कानपुर के समाचार पत्र प्रतिदिन महिलाओं के साथ होने वाली वारदातों से भरे रहते हैं। 4 साल की बच्ची से लेकर 70 वर्ष की महिला तक असुरक्षित है। परिजन बच्चियों की सुरक्षा को लेकर दहशत में है। नजीराबाद थाना क्षेत्र में एक भाजपा नेता कृष्ण पांडे द्वारा नाबालिग के साथ बार-बार दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं सचेंडी में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म में एक पुलिसकर्मी के शामिल होने के बाद अब उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। संगठन ने कहा कि रोजाना होने वाली ऐसी घटनाओं से महिलाओं और बच्चियों में मानसिक रूप से इतना अधिक भयभीत हो गई हैं कि उनकी पढ़ाई, नौकरी और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। जिला सचिव हूँ और हम लोग आज जो ज्ञापन देने आए थे, ये नाबालिग बच्चियों के साथ जनवरी महीने से लेकर के अब तक कई बलात्कार केस हो चुके हैं। तो हमारा ये उनसे कहना था पुलिस कमिश्नर महोदय से कि उसमें उनकी भूमिका पुलिस प्रशासन की रही कि उन्होंने गिरफ्तार भी किया, दंड भी मिला और जितना वो अपनी तरफ से कर सकते थे उन्होंने किया। और उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि जैसे पहले सचेंडी वाले केस में दरोगा की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो उसके लिए वो सब कुछ कर चुके हैं। उसके घर की कुर्की भी हो चुकी है, उसको वारंट भी दिया जा चुका है। अब आगे केस में बस यही है कि उसको कहीं ना कहीं से पकड़ करके जो भी उनके साथ करना होगा वो करेंगे और वो निश्चित होगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर अरेस्टिंग नहीं हुई तो फिर उनका एनकाउंटर हाँ होगा, मतलब जैसा उन्होंने कहा है। और जो बिदनू में केस हुआ था, बोले उसमें भी हमने गिरफ्तारी की, जिन लोगों ने उनकी मदद की उनको भी गिरफ्तार किया और बाकी जो सहायता देनी थी सरकारी वो उनको दे दी गई है। अभी नजीराबाद थाने में जो एक और केस हुआ है वो भी नाबालिग लड़की थी, उसके साथ एक बीजेपी का सोशल मीडिया प्रभारी कृष्णा पांडे नाम का लड़का उसमें लिप्त था। तो हमारी उनसे ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं इन लोगों को सत्ता से बल मिल रहा है या समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से आए दिन रोज केस होते हैं। तो हमको कमिश्नर महोदय ने ये बताया ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, चाहे वो सत्ता का हो चाहे पुलिस का हो, अगर वो दोषी है तो उसके साथ उचित कार्रवाई होगी, उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा, दंड भी दिया जाएगा। हमारी तरफ से आपको पूरा न्याय देने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन समाज की मानसिकता बदलनी होगी। जब तक वो नहीं बदली जाएगी तब तक ऐसे केस आए दिन रोज होंगे और हम लोगों को इसी तरह लड़ाई लड़नी है। हम एडवा के सभी लोग जमीनी स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं,
चाहे वो बच्चियों के साथ रेप का केस हो, चाहे महिला हिंसा का हो, चाहे दहेज का हो, उत्पीड़न का हो, किसी भी तरीके का केस होता महिलाओं के लिए हमारा संगठन इस लड़ाई को लड़ता है और आगे भी इसी तरह। रामनगर ब्लॉक प्रमुख पद की भावी प्रत्याशी के घर हमला हुआ है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे हैं सवाल, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को बैठकर 151 कर दिया गया। आपको बता दें कि जौनपुर मड़ियाहू जनपद के नेवड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर ब्लॉक प्रमुख पद की भावी प्रत्याशी रेखा पांडे के आवास पर देर रात करीब 10 हमलावरों ने धावा बोल दिया है। हमलावरों ने घर में घुसकर न केवल मारपीट की बल्कि बाहर खड़ी कार को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल और पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि इसी दौरान राजेश पांडे उर्फ मुन्ना पुत्र ओम नारायण पांडे अपने परिवार के सदस्यों के साथ 10 से अधिक अज्ञात बदमाशों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर घर में घुस आए थे। आ रहे हैं तो फिर मैं वही बैठी मैं गई नहीं तो 10 गुंडों को लेकर आए थे जो सब दारू पिए हुए थे और आने के बाद वो लोग कमेंट पास करने लगे तो मैं उठ के वहाँ से चली गई कि चलो अभी चले जाते। मैं सोची मैं जाके एप्लीकेशन दूँगी एप्लीकेशन और फिर मैं वेट करने लगी पंकज दुबे के जो मेरे सहयोगी हैं। उन्होंने वो उस समय थोड़ी दूर पे थे तो आते आते उनको 8:30 बज गया था, 8:30 पौने 9 ऐसा बज रहा होगा। फिर हाँ वो मुझे एक नंबर दिए कि जौनपुर एसपी का नंबर है, आप उनको कॉल कर लीजिए। मैंने उनको कॉल किया। मैंने बोला कि देखिए मैं घर पे अकेली हूँ, 376 का उसके ऊपर मुकदमा मैंने किया हुआ है, उस पर चार्जशीट लग चुकी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम और निबड़िया थाने के एसओ वो सुनते नहीं हैं, वो उनके वाली करते हैं हमेशा से। इसी वजह से 376 वाला जो मुकदमा था वो भी मैंने रामपुर ट्रांसफ़र करवाया, वो मिले हुए राजा राम द्विवेदी। फिर मैं वहाँ से गई हूँ और तो उन्होंने बोला कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये प्रॉपर्टी का मामला है। मैंने वापस फ़ोन किया एसपी साहब को। एसपी साहब ने कहा कि ठीक है हम सुरक्षा दे रहे हैं। हम बोले मेरी सुरक्षा का क्या है, तो क्या हम सुरक्षा दे रहे हैं और उन्होंने अंदर जान कर कि हम सुरक्षा तो नहीं दे सकते लेकिन ठीक है हम सबको भेज दे रहे हैं अपने सहयोगियों को, वो जाके सबका आधार कार्ड चेक कर लेंगे। हम लोग वहाँ से गए हैं, घर के अंदर बस जैसे बैठे ही हैं ये लोग तब तक आके चढ़ के गाली गलौज गंदी गंदी गालियाँ जान से मारने की धमकी कर करके और मुन्ना पांडे उसकी बीवी उसका बेटा पंकज दुबे का बाल खींच के मारा और वो जो गुंडे थे वो सब गाली गलौज करके मारने चढ़े बैठे हुए थे। हमने किसी तरह अपनी जान बचाई। तब तक पुलिस फोर्स जिसने सारी रिकॉर्डिंग की हुई है वहाँ पे लोग थे, उन्होंने देखा हुआ था और उन्होंने और फोर्स के लिए बोला तो ये लोग सबको ले गए। उसके सामने उन्होंने गाड़ी पर मार के चोट कर लगा दी, मतलब गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा दिया। सब लोग थाने पहुंचे, पता नहीं वो किस चीज़ों का राजा राम द्विवेदी बदला ले रहे थे। उन्होंने कहा हम दोनों को मुकदमा लेंगे। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप बस वो देख लीजिए रिकॉर्डिंग की उसमें किसकी गलती है। हमारी गलती है, आप जो सज़ा दीजिए हमको मंजूर है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देखेंगे, हमारा मन नहीं है। और ये करके हम यहाँ के ब्राह्मण राक्षस हैं, ये हैं वो हैं और हमको तो खुद अपने बेटों को ये पुलिस में ना भर्ती करे। अरे सवाल ये है कि हमने तो आपको बोला नहीं था पुलिस फोर्स ज्वाइन करिए, अगर कुछ मामला आएगा तो आपको करना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ बदतमीजी की और एकदम जलील किया। वो पैसा खाए हुए थे, इस तरह उन्होंने कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, हम देखेंगे ही नहीं। और उन्होंने अपनी मनमानी करते हुए उनको रात भर बैठाया, जो मुकदमा किया ज़बरदस्ती वाला बात है, उनके फेवर का काम किया। और इसी ये जो कि हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे यहाँ आज के बाद, हम सब करेंगे। सबको हम एप्लीकेशन, मैंने 2 बार एसपी को भी फ़ोन किया था और जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये गलत बात है और बोल रहे हैं कि हम ये प्रॉपर्टी का मामला ही नहीं था। 376 का मुकदमा जिसके ऊपर है वो 10 लोगों को ला के गुंडों को ला के घर में कमेंट पास कराए, घर में सब हाफ चड्डी पहन के घूमे, दारू पिए। वो कैसे प्रॉपर्टी का मामला है? और 3 तल्ले का घर है और वो 1 तल्ले। कितने बजे की घटना है ये जो आप पुलिस को कब सूचना दी? ये शुरू तो हो गया था 4 बजे के पहले का ही। जब मैं उठ के चली गई, मैं इंतजार कर रही थी पंकज दुबे का कि वो आ जाए तब मैं थाने जाऊँ। तो 8:30 पौने 9 बज गया था मुझे वहाँ जाने में। ये सब होते होते 9:30 बजे के आसपास का ये सब घटना है। पुलिस मकान है आपका? हाँ 3 तल्ले का मकान है।
हम देखिए वो 3 तल्ले का मकान है, हिसाब से सबका 1-1 फ्लोर होना चाहिए। वो लोग पूरा ऊपर से नीचे तक सिर्फ अपने गुंडई के बल पे कब्जा किए हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि हम इस तरह डरा धमका के, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, जो उन लोगों को रास नहीं आ रहा है। ये लोगों ने जिंदगी भर यही सब किया है, किसी भी तरह कब्जा मारना चाहते हैं, सबकी संपत्ति खाना चाहते हैं। यहाँ जबकि इसकी लड़ाई ही नहीं थी प्रॉपर्टी की, बात ये थी कि वहाँ पे क्या आपके चुनाव के मुद्दे को लेकर एक बवाल नहीं है? कह तो रही हूँ, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं है कि मैं वहाँ पे चुनाव लड़ूं। मेरे पति नहीं रहे, इनको लग रहा है नहीं रहे तो सबका हिस्सा मार के ये खा जाए। क्या ये आपके साथ रंजित करके आपके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, ये उनकी साजिश है। क्या नाम है आपका? रेखा पांडे। किस गांव का निवासी? करमंगा गाँव की। थाना कौन सा लगता है मैडम? खबर बदायूं से है, जहां बदायूं के बिसौली में सनसनी का श्रीराम कॉलोनी में कंकाल अवस्था में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतक पति की मौत के बाद अकेले रह रही थी महिला। तीसरी मंजिल के कमरे से मिला है महिला का क्षत विक्षत शव। वाल्मीकि समाज की महिला शव की हालत देखकर करीब 1 माह पुराना मौत की आशंका बताई जा। दुर्गंध फैलने पर आसपास के लोगों को हुई जानकारी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाके को कराया गया सील और प्रभारी निरीक्षक कमलेश मिश्रा दलबल के साथ जांच में जुटे हैं। बिसौली में कंकाल मिलने से इलाके में दहशत और चर्चाओं का माहौल व्याप्त है। जनपद बदायूं में पत्थरबाजों पर नहीं लग पा रहा पुलिस का लगाम। आपको बता दें, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नवादा चौकी पुलिस पत्थरबाजों पर लगाम लगाने में हुई नाकाम। नहीं हुई पत्थरबाजों पर कोई कार्रवाई तो आगे भी घटना को दिया जा सकता है अंजाम। पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। बेखौफ होकर परिवार के सभी सदस्य कर रहे पत्थरबाजी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र नवादा चौकी बिजलियारी मोहल्ला आरिफपुर नवादा का पूरा मामला बताया जा रहा। पत्थरबाजी के डर से लोग देर रात घरों में दुबके हुए हैं। मोहल्ले में दबदबा बनाने के लिए अरमान और साथ ही महीने में 1-2 बार परिवार के साथ कर देता है पत्थरबाजी। नवादा पुलिस चौकी अरमान पर नहीं करती कोई कार्रवाई। देर रात मोहल्ले के पप्पू, पवन, फूलश्री, चमेली, सुदामा आदि के घर पर अरमान के परिवार के साथ की जाती है पत्थरबाजी। और साथ ही आपको बता दें, नवादा पुलिस चौकी पुलिस के संज्ञान में होने के बावजूद भी नहीं की गई अब तक कोई कार्रवाई। पुलिस विभाग में अनुशासन बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने लंबे समय से ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। छुट्टी लेकर वापस ड्यूटी पर न लौटने वाले 14 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस, आपको बता दें, पुलिसकर्मियों को 2 से 5 दिन की छुट्टी दी गई थी। इतना ही नहीं, कई पुलिसकर्मियों ने विभाग को अपनी अनुपस्थिति भी कोई सूचना नहीं थी और साथ ही लगातार गैर हाजिर रहने के चलते अधिकारियों ने उनकी रिपोर्ट तैयार कर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों में पुलिस लाइन में तैनात 2 दरोगा भी शामिल हैं। इनमें कुछ पुलिसकर्मी 37 दिनों से लेकर 152 दिनों तक ड्यूटी से गायब रहे हैं और साथ ही पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये पहले भी नहीं है जब गैर हाजिर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। इससे पहले भी जुलाई 2025 में 161 पुलिसकर्मियों पर जांच की कार्रवाई की गई थी।
सर, अनुशासनहीनता करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, क्या ये कार्रवाई कैसा? देखिए, ये कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में जो लंबी अवधि से हमारे कर्मचारी अनुपस्थित चल रहे थे, उन पर ये कार्रवाई की गई है। कुल 14 कर्मचारियों को इस संबंध में निलंबित किया गया है, जो काफी समय से लगातार अनुपस्थित चल रहे थे। इसमें सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। और इस तरह की अनुशासनहीनता को पुलिस विभाग में किसी भी तरीके से हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनकी विभागीय कार्रवाई भी आगे की जा रही है। सर, कुछ एक सूची भी आपने तैयार की लापरवाह लोगों की, उन पर कार्रवाई कैसे? देखिए, जो जनरल लापरवाही के केसेस आते हैं उनकी भी सूची हम लोग की बनी है। उसमें जो नियमानुसार प्रारंभिक जांच है वो भी अलॉट कर दी गई है, और जांच के पश्चात जो निष्कर्ष आता है उसके आधार पर जो दोषी पाए जाएंगे कर्मचारी, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर में महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी और सांसद अफजाल अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित आवास पर विरोध प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने किया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सांसद अफजाल अंसारी स्वयं अपने घर से बाहर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रदर्शनकारियों का स्वागत किया, धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी और माइक लेकर अपना जवाब भी दिया है। अफजाल अंसारी ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी महिला विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का विरोध उनकी खामियों के कारण किया गया है, और उन्होंने तर्क दिया कि 2011 की जनगणना के आधार पर 2026 के परिसीमन के साथ इस बिल को लागू करना तर्कसंगत और साथ ही न्याय संगत नहीं है। सपना सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है, और इसी सोच के तहत ये बिल लाया गया था। करना चाहूंगी कि सांसद है और विधायक भी है यहाँ पे, किसी ने इस चीज का, सांसद जी हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हम पुनः मारे क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ, सांसद जी हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। आपने हमें अधिकारों से क्यों वंचित रखा? क्या हम घर संभालते हुए क्या देश नहीं संभाल सकते? आज मुख्तार अंसारी के जो फाटक पे आई हैं, किस तरह का जो है ये जो धरना था, क्या करना? देखिए, मुख्तार अंसारी नहीं, हम अफजाल अंसारी माननीय सांसद जी के फाटक पे आए हुए हैं। ये हमारे साथ जितनी आप महिलाएं देख रहे हैं, हमारे बिल 33% का आरक्षण जो था मोदी जी द्वारा निकाला गया था, उस पे इन सभी विपक्ष के लोगों ने नामंजूरी करी थी। उसका हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना अधिकार लेके रहेंगे और इनकी मंजूरी नामंजूरी हमें मैटर नहीं करती। हमारे प्रधानमंत्री हमारे सर्वोपरि है, और जितनी संख्या उन्होंने बोली है, 33 क्या मैं तो बोलूँगी वो 50 की देखिएगा आप आने वाले 29 और 27 में हम 50% पे वहाँ पे बैठे होंगे। ये तो सिर्फ इनका मानसिक जो है दिखाना चाहते थे, इनकी मानसिकता हम लोग दिखाना चाहते थे कि देखें ये इनकी मानसिकता है। ये बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव जी, मुलायम जी द्वारा ये बनवाया गया है कि आज मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, ये गलत है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है कि आज मैं यहाँ हूँ, और कोई भी महिला, कोई भी पदाधिकारी अगर वो उस स्थान पे है वो बाबा साहब की देन है। ये अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं। सबसे बात मैं इसको काटती हूँ, ये अखिलेश यादव जी ने नहीं बनाया ये संविधान। और रह गई बात, हमारे सारी बहनें यहाँ पे हैं, इसमें से कोई कब कहाँ से उठ के कहाँ जा सकता है इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता। तो हम अपनी आवाज़ अपनी लेके आए, क्योंकि आप हमारे गाजीपुर के सांसद हैं, आपसे हमें जवाब चाहिए था, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। हम लोगों का सम्मान बस आपका जवाब होगा। उपस्थित सभी बहनों का, सज्जनों का हम स्वागत करते हैं। आपने जिस विषय पे अपना प्रश्न उठाया और जिसके संबंध में आप स्पष्टीकरण चाहते हैं, मैं इसके संबंध में बस निचोड़ ही, किसी बात विवाद का विषय न बना के निचोड़ बताना चाहता हूँ
कि ये वर्ष 2026 है और वर्ष 2026 में एक बिल संसद में जो 16 तारीख को अप्रैल के महीने में 16, 17, 18 के 3 दिन के विशेष अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया, उसके संबंध में ही आप अपने प्रश्न रखें। मैं ये बताना चाहता हूं और आप सब अवगत भी होंगे कि भारत में महिला बिल 33% आरक्षण का पहले ही पास हो चुका है। उस समय यह व्यवस्था तय हुई कि देश में जनगणना होगी और जनगणना के बाद क्षेत्रों का जनगणना के अनुसार परिसीमन किया जाएगा और तब उसके अनुसार ये महिला आरक्षण 33% लागू किया जाएगा। किंतु इस विषय में सरकार ने बिना किसी विपक्ष के कोई परामर्श किए एक बैग ये बिल लाए और मौखिक रूप से ये बताया गया कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसको मानक मान करके देश की जनगणना का जो संख्या है उसके आधार पर हम परिसीमन करेंगे और संसद में या विधानसभा में सदस्यों के हर विधानसभा हर और देश की संसद के लिए सदस्यों की संख्या में वृद्धि करेंगे। अब ये सवाल विवाद का तब उत्पन्न हुआ कि पिछली जनगणना 2011 में हुई और आज 2026 है, तो 16 साल पुरानी जनगणना के आधार पर अगर हम परिसीमन का नक्शा बनाएंगे तो वो उचित नहीं होगी। हम व्यक्तिगत रूप से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी इस बात से सहमत है कि सांसद जी शर्म करो, हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं। कार्य स्वरूप होता है, उसको आप अपनी भूमिका निभाते हुए हमारे अधिकारों को हमारे साथ हैं। जनपद बदायूं में सुधीर नर्सिंग होम पर हुआ है जमकर हंगामा। आपको बता दें तीमारदार का आरोप समय से पहले डॉक्टर ने कर दी है डिलीवरी। बच्चा और जच्चा की हालत बिगड़ी है। हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने बच्चों को किया है बरेली रेफर और साथ ही हंगामा काटने के बाद तीमारदार ने पुलिस पर किया है फोन। डॉक्टर के खिलाफ दी गई तहरीर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के नीचे सुधीर नर्सिंग होम का पूरा मामला। कोतवाली सदर क्षेत्र की रहने वाली सृष्टि साहू पत्नी दीपक साहू को उसके पति ने 10 मई को कराया था अस्पताल में भर्ती। बरेली के निजी चिकित्सकों के यहाँ बच्चों को चल रहा था उपचार और साथ ही पत्नी सृष्टि साहू डॉक्टर सुधीर नर्सिंग होम में भर्ती है और साथ ही पति का आरोप है 25,000 में जच्चा बच्चा की ली थी पूरी गारंटी लेने के बावजूद बच्चों को कर दिया बरेली के निजी अस्पताल में रेफर। 10 तारीख को लेके यहाँ आया था, वो प्रेग्नेंट है, उसको दिखाने आया था। तो ये बोले कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मैंने कहा नॉर्मल, मैंने चेकअप करा, बोले दिन पूरे हैं आपकी वाइफ के, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, आप 25,000 रुपये जमा करा दीजिए। और मैंने पैसा जमा करा। इसके बाद इन्होंने कहा इसका मुँह नहीं खुला है यूट्रस का, अभी इसको मैं दवाई दूंगी, ये दूंगी, इंजेक्शन वगैरह लगा के और दवाई खिला के इन्होंने भर्ती कर लिया। बोला थोड़ी देर बाद मैं चेक करूंगी, मुंह खुल जाएगा और मैं नॉर्मल डिलीवरी कर दूंगी। इन्होंने उसके बाद चेकअप करा, बोला यूट्रस का मुंह बंद है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। इन्होंने बोला ऑपरेशन कराओ, जल्दी पैसे जमा करो, जल्दी बताओ। बोले साइन करो, यहाँ पे क्रिटिकल केस है, मामला बहुत सीरियस है और बच्चा बचेगी या माँ बचेगी कुछ पता नहीं है। फ़ौरन इन्होंने मुझसे साइन कराया, मैंने साइन कर दी जल्दी से। इन्होंने ऑपरेशन बोला, बच्चा बचाना है, माँ बचाना है, जल्दी ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने ऑपरेशन करा, ऑपरेशन के बाद मुझे जैसे ही दिया, बोले बच्चा बिल्कुल सीरियस है, क्रिटिकल है, इसको लेके जाओ। रेफर कर रहे हैं। मेरे बच्चे की हालत सर इतनी ख़राब है, मुझसे मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मेरे से झूठ बोला गया। पहले मुझसे कहा गया नॉर्मल डिलीवरी करो, अब मुझसे कह रहे हैं ऑपरेशन के बाद मेरा बच्चा और मेरी बीवी दोनों का केस क्रिटिकल हो गया है। मैं चाहता हूँ ये जो झूठ बोलते हैं, ये जो झूठा दिलासा देते हैं क्लाइंट्स को कि हम ऐसा करेंगे और करते कुछ और हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कोई तहरीर वगैरह दी है? नहीं, मैंने तहरीर थाने में दी है, मैंने 112 पे भी सूचना दी है मौके पे
और जो मेरे साथ यहाँ बदतमीजी कर रहे थे, आप CCTV फुटेज निकलवा सकते हैं, अंदर कैमरे लगे। पुलिस आई नहीं आई, कोई कार्रवाई पुलिस आई थी, 112 आई थी। पत्नी का क्या नाम है आपकी? पत्नी का नाम सृष्टि। मेरा नाम दीपक साहब। कहाँ के रहने वाले हो? लालपुर। क्या मामला है जो आज मामला ये सर, मैं अपनी वाइफ को 10 तारीख को लेके यहाँ आया था। फील खाना हत्या प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्त विशाल गुप्ता को आज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस को अभियुक्त विशाल गुप्ता के बारे में सूचना मिली थी और साथ ही घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी है, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। इस संबंध में अपर पुलिस आयुक्त पूर्वी ने बताया, फील खाना थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना से वांछित अभियुक्त विशाल गुप्ता को आज पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किया। को बता दें कि बीते दिन एक फौजरी कारोबारी की हत्या कर आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन आपको बता दें कि आज पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी गंगा बैराज से गुजर रहा है। तभी मौके पर पुलिस बल वहां पर पहुंचा। हालांकि आरोपी ने पुलिस को देखकर पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। इसी दौरान पुलिस ने भी आरोपी के ऊपर फायर की तो आरोपी के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद मौके पर भारी बम के साथ मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद रही और हालांकि आपको बता दें कि उपचार के लिए उसको हाईलाइट भेजा गया है और उपचार के बाद दीर्घ कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आरोपी जो था ये वांछित अपराधी था। 8 मई को फीलखाना थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें कि अभियुक्त विशाल गुप्ता द्वारा जो विजय चौरसिया व्यापारी थे उनका मर्डर कर दिया गया था गोली मारकर। उसके संबंध में जब हमको सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल ही सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हुई और तभी से हमारी विभिन्न पुलिस की टीम्स लगी हुई थी। दबिश अलग अलग जगहों पर दी जा रही थी, संदिग्ध लोगों से पूछताछ करी जा रही थी, CCTV कैमरास को भी चेक किया जा रहा था। इसके संबंध में जब आज हमारी टीम्स क्षेत्र में निकली हुई थी दबिश देने के लिए, पूछताछ करने के लिए, तो एक सूचना प्राप्त हुई कि जो अभियुक्त है, संदिग्ध अभियुक्त गंगा बैराज की तरफ आ रहा था बिठूर से। तो इसके संबंध में जब हमारी टीम्स ने उसका पीछा करा पूछताछ करने के लिए तो अब वो भाग निकला और या आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पर एक पतला रास्ता है तो मेन रोड से उतरकर उसने अपनी स्कूटी इस पतले रास्ते पर उतारी और जहाँ पर उसकी स्कूटी आकर गिर गई। फिर वो आगे झाड़ियों में छुपने के लिए भागा और भागते भागते फिर उसने पुलिस पर फायरिंग करी। उसके जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब उस पर फायर किया तो वो घायल हो गया है। अभियुक्त को जो घायल हुआ है उसको मेडिकल उपचार के लिए तत्काल हैलेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम आ गई है जो घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और यहाँ पर अभियुक्त के पास से हमें एक स्कूटी बरामद हुई है और एक तमंचा भी आप देख सकते हैं कि बरामद हुआ है और 2 खोखा है और एक कारतूस, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पूछताछ हुई क्या कुछ? नहीं, देखिए अभी तो प्राथमिक तौर से उसको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट करा है। अब हम उससे डिटेल में पूछताछ करेंगे कि क्या मोटिव था और घटना को कैसे अंजाम दिया गया है और उसके बाद फिर आगे हम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रज्वलित करेंगे। इटावा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इटावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई 24 घंटे के भीतर हुई दूसरी मुठभेड़। जसवंत नगर पुलिस ने वंचित अभियुक्त को धर दबोचा है। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर बाइक सवार बदमाश भागा, पीछा करने पर पुलिस पर फायर झोंका है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल घेराबंदी कर किया है गिरफ्तार बदमाश की पहचान अकेला पुत्र अरविंद निवासी कोठी कस्ते के रूप में हुई है। कैश के रूप में बदमाश ने के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, खोखा और बाइक बरामद। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश को जिला अस्पताल भेजा गया। फॉरेंसिक टीम ने जुटाए हैं साक्ष्य। आज दिनांक 12/5/2026 को थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा ग्राम कुरसेना के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक जिस पर एक व्यक्ति सवार था उसे रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुका और तेज रफ्तार में अपनी बाइक को आगे ले गया।
थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा उस व्यक्ति का पीछा किया गया। तेज रफ्तार में बाइक होने के कारण उसकी बाइक स्लिप हो गई। उसी दौरान पुलिस से खुद को गिरता देख उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें वह व्यक्ति घायल हुआ है। घायल व्यक्ति की पहचान अकेला पुत्र अरविंद उर्फ करिया निवासी कोटी कैस थाना जसवंतनगर के रूप में हुई है। घायल व्यक्ति को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। घायल व्यक्ति के ऊपर लगभग 11 अभियोग पंजीकृत हैं और वर्तमान में अकेला थाना जसवंतनगर में पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 88/26 में वांछित अभियुक्त है। थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा मौके से एक तमंचा 315 बोर जिसमें एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई। महोबा शहर के मोहल्ला समत नगर स्थित एकता दाल में भी भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मिल में रखा भारी मात्रा में चना जल गया है और साथ ही ऑयल टैंक में आग फैलते ही चली गई है। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महोबा के समत नगर मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां स्थित एकता दाल मिल के भीतर में आग लग गई है और ऊंची लपटें देखने को मिली हैं। घटना के वक्त मिल बंद हो चुकी थी और लेबर अपने घरों जा चुके थे और साथ ही आपको बता दें कि केवल एक मिस्त्री मिल में मौजूद था जिसने सबसे पहले चिंगारी उठती देखी है, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता आग ने मिल में रुख चने के ढेर और साथ ही बोरों को अपनी चपेट में ले लिया था। आग ने तब और भी विकराल रूप ले लिया जब वहां मिल के भीतर रखे ऑयल टैंकर तक पहुंच गई थी और साथ ही पहले यूनिट को आग की तीव्रता के कारणों का काफी संघर्ष करना पड़ा है। तरीके की आग है ये? देखिए 9:55 पे मैं कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एकता दाल मिल में आग की घटना हुई है। तत्काल हमने मौके पे देखते हुए एक छोटी गाड़ी और 2 बड़ी गाड़ी तुरंत मूव करवाई। घटनास्थल पे पहुंच के देखा कि ऑयल टैंक में आग लगी थी जिसको कूलिंग करके बुझा दिया गया। सर कितनी कड़ी मशक्कत करना पड़ी रात को काबू करने में? काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी जो पहले यूनिट पहुंची, लेकिन पूर्ण रूप से बुझा दी। कितना नुकसान लगभग हुआ है कुछ? ये तो अब आकलन के बाद पता चलेगा, अभी कूलिंग हुई उसके बाद। किस तरीके की घटना हो गई है आज दाल मिल के अंदर? हम तो शादी से आए तो पता लगा लेबर रात में रहती नहीं है क्योंकि मिल में रहता है रात में बंद, तो मिस्त्री अंदर रहता, मिस्त्री बोले भाई साहब आग लग गई। तो यहाँ 25-30 आदमी आए और सबने पानी डाला, फिर बस फायर सर्विस की गाड़ी आ गई। कितनी देर में आ गई फायर की? फायर आ गई 15-20 मिनट आ गई। क्या कितना नुकसान? अब नुकसान तो सुबह देखने पड़ता पता लगे कितना नुकसान है। चना रखे कितना नुकसान लगभग? अब भाई जब उसकी क्वालिटी निकालने सब खराब होता है, कैसे निकलता है कल देख के पता लगेगा। अब कैसे कैसी लगी आग? अब ये तो हम बता नहीं सकते भाई। 60 है वो मिल सोचा कि बंद ही था, कोई लेवल चल मिल बंद ही था, 7 बजे बंद हो जाता मिल। आग बुझ गई है? हाँ बुझ गई, हाँ पूरी बुझ गई। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार साहब। खबर महोबा से है जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्राण सिंह यादव का आपत्तिजनक नारेबाजी करते हुए वीडियो सामने आया है। सपा नेताओं के विवादित बयानों से गरमाई देश की राजनीति। बीते दिन जन समस्याओं को लेकर सपा के प्रदर्शन के दौरान की गई नारेबाजी का वीडियो सामने आया है। सपा नेता प्राण सिंह यादव द्वारा आपत्तिजनक नारेबाजी करते हुए वीडियो को लेकर यूपी बीजेपी ने जताई आपत्ति और साथ ही यूपी बीजेपी ने कहा सपाई की असली पहचान भाषा में अभद्रता, चरित्र में अराजकता है। ऐसे गंभीर मामलों पर सपा मुखिया की चुप्पी साफ बताती है कि ये सब किसी एक नेता की गलती नहीं बल्कि पूरी पार्टी की सोची और साथ ही समझी नीति है। महोबा की चरखारी में बीते रोज जन्मदिन की पार्टी के दौरान नशे में हुड़दंग करने का विरोध करने पर दबंगों ने एक परिवार से बेरहमी से
मारपीट की है। हमले में गंभीर रूप से घायल घर के मुखिया जाहिद की इलाज के दौरान मौत हो गई है। महोबा जिले के चरखारी में हुड़दंग और साथ ही दबंगई का एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। दरअसल चरखारी थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में दबंगों की टोली शराब के नशे में धुत होकर डीजे की धुन पर हुड़दंग कर रही थी। जब घर के मुखिया जाहिद ने इसे गाली गलौज की और साथ ही शोर शराबे का विरोध किया तो दबंगों ने कानून को हाथों में लेने और साथ ही देर नहीं किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो जवाब दे रहे और साथ ही महिलाओं और साथ ही बेटियों के साथ अभद्रता की गई है। और जब पिता अपनी बच्चियों को बचाने के लिए आगे आया तो उसे इतना पीटा गया कि वह पक्की सड़क पर गंभीर होकर घायल हो गया था। आज दिनांक 11 मई 2026 को थाना चरखारी पर शामिया पुत्री जाहिद निवासी कांसीराम कॉलोनी कस्बा चरखारी द्वारा यह तहरीर द्वारा सूचना दी गई कि बीती रात करीब 2 बजे उसके मोहल्ले के ही सलमान याद 3 व्यक्तियों द्वारा उसके घर पे आकर उसके पिता जाहिद तथा अन्य परिवारीजनों के साथ मारपीट गाली गलौज किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जाहिद इनका इलाज जिला चिकित्सालय महोबा में चल रहा था और वो बेहतर इलाज हेतु हायर सेंटर झांसी रेफर किए गए थे। उनकी मृत्यु हो गई है। नामित आरोपियों को हिरासत पुलिस में लेकर उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयाँ संपादित की जा रही हैं। क्या हो गया? घर में आके लोग ने मार पीट की, पापा को मार डाला जान से हमारे, और थाने गए थे तो वहाँ से कोई सुनाई नहीं है और हम लोग को इंसाफ चाहिए। बस इंसाफ दिलवा दीजिए हमें, वरना हम मर जाएंगे फांसी लगा के। पुलिस वाले जिम्मेदार होंगे उसके, हमें इंसाफ दिलवाइए। बस जब तक एफसी साहब नहीं आएंगे जब तक हम मिट्टी नहीं करेंगे। हमें इंसाफ दिलवाइए, खून की बल्दी खून चाहिए हमें। बस खून की बल्दी खून चाहिए। हमारा बाप मरा, किसी कानून का कोई नहीं मरा, हमारा बाप मरा। कानून का क्या गया? कुछ नहीं गया। बे तो रुपया लेके उसने तो भर लिए अपने जेब में और बे तो फरार हो जाएंगे। 15 दिन के बाद फिर वे छूट के आ जाएंगे, फिर वो लोग हमें मारेंगे। तो उन लोग को बस खून की बल्दी खून चाहिए, उन लोग को फांसी लगवाओ और बस हमें इंसाफ दिलवाइए। कुछ वजह नहीं आती, किसी और की लड़ाई आती, किसी और की लड़ाई हम लोग देख रहे थे। हम लोग ने सामने बीच बचाव करा तो हम लोग घर आ गए। दूसरे दिन हमारे पापा भैया काम करके आ रहे थे, पीछे से गिरेबान पकड़ के मारा, पापा को पछाड़े मारी हमारे। हो गया? क्या हो गया है? पापा को हमारी जान से मारा गया। किसने मारा? सलमान लोगों ने। क्यों मार दिया? कुछ नहीं, भैया हमारा काम से आ रहा था, इन लोगों ने दारू पी के हमारे भाई को गिरेबान पकड़ा, भाई को हमारे पीछे से मारा, भाई हमारे घर पे आया। हम लोग गए पूछने के लिए तो हमारे बाप को उन्होंने जान से मार दिया, हमारे भाई को मारा और मुझे मारा। मैं ऑपरेशन से थी, अभी मेरे टाँके भी नहीं खुले, मुझे भी इन लोगों ने पेट में लाते मारे। नहीं, हम मिट्टी नहीं होने देंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ दिला दो बस। जब तक एसपी साहब नहीं आ जाएंगे। महोबा से खबर है, जहां पर महोबा में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब दुल्हन के सगे भाई और ममेरे भाई की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा इतना खौफनाक था कि एक युवक का शव ट्रक के पहिए में फंसकर कई टुकड़ों में बट गया। महोबा जनपद की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के प्रकाश बमहौरी गाँव में आज मंगल गीत गाए जाने थे और आंगन में बारात का स्वागत होना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। संतोष प्रजापति की बेटी कल्पना की शादी की रस्में चल रही थी और हमीरपुर के देव गांव से बारात आनी थी, लेकिन एक तेज रफ्तार कार ने खुशियों में चीख पुकार मच गई। आपको बता दें कि शादी के समारोह में बिजली की व्यवस्था के लिए जनरेटर लाना था। इसी जनरेटर के लिए डीजल लेने दुल्हन का 22 वर्षीय सगा भाई राम नरेश और उसका ममीरा भाई 19 वर्षीय नवाब अपनी अपाचे बाइक से महोबा के लिए घर से निकला था। जैसे ही दोनों भाई महोबा के पसवारा गांव के पास सड़क पर पहुंचे, वहां से गुजर रहे एक अनियंत्रित और साथ ही तेज रफ्तार ट्रक ने
उनको अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो टक्कर इतनी भीषण थी कि राम नरेश उछलकर दूर जा गिरे, जबकि नवाब ट्रक के भारी भरकम पहिए के बीच फंस गए हैं। कहाँ के रहने वाले? पसवारा। अच्छा, क्या घटना हुई है? हम महोबा से पसवारा जा रहे थे तो देखा कि वहाँ भीड़ लगी हुई थी, तो हम अपने साधन खड़ा करके गए, देखा तो एक्सीडेंट हुआ था। अपाचे मोटरसाइकिल थी और मोटरसाइकिल अलग पड़ी थी, एक बंदा अलग पड़ा हुआ था और एक ट्रक के नीचे कुचला हुआ था। तो वहीं उनके मौके में मौत हो गई दोनों की। अच्छा, कैसे भिड़ंत, मतलब सामने सामने हुई? और पता नहीं सामने से हुई कैसी हुई है, पर बाइक एक साइड पड़ी हुई थी और ट्रक के नीचे एक बंदा दबा हुआ था। ट्रक की काफ़ी फिसला हुआ, ट्रक का पहिया बना हुआ है। पसवारा से ट्रक आ रहा था इसी साइड, महोबा साइड, और बाइक का भी मुँह इसी साइड था, ट्रक का भी इसी साइड था। अच्छा, घसीटा भी है क्या ट्रक वाले ने? कहा हाँ, घिसता है, जो लिहाज नीचे दबी हुई थी वो घिसती है। भांजी की शादी है तो उसमें भांजी की शादी है, लड़की का भाई आया महोबा आए हैं वो तेल लेने शादी में जनरेटर के लिए, तो उसमें एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। कहीं से एक्सीडेंट हो गया? ठेलान से। अच्छा, कौन कौन आया था भैया? वो लड़की का भाई था, लड़की के मामा का लड़का। अच्छा, हाँ। क्या हुआ फिर यहाँ पे? यहाँ पे अभी पता नहीं है अभी क्या। कैसे हैं दोनों लोग? दोनों लोग बता रहे हैं मृत्यु हो गई। कैसे सूचना लगी? सूचना हमें पुलिस वालों ने दी। क्या मांग है आप? किस तरह की कार्रवाई? अभी तो मांग बताएंगे, तो देखो अभी अब देखेंगे, अभी आए हैं हम देखेंगे पहले, जब तो मांग होगी ना पूरी, जब हमें पता चलेगा क्या सूचना है, क्या है अंदर क्या नहीं है। ऐसे में हमें तो यही शादी है, हमें तो यही मांग है ना कि देखो आज शादी है, कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ, जो भी है, जो भी उनके लड़के जो भी बनेगा सरकार के द्वारा मदद चाहिए। और क्या, डीजल लेने आए थे, इनका एक्सीडेंट हो गया जी। अच्छा, कौन आए थे? क्या? एक राम नरेश और नवाब दोनों आए थे। उनकी आज भांजी की कल्पना की शादी थी, शादी के लिए डीजल लेने आए थे, उसमें दुर्घटना हो गई, उनका एक्सीडेंट हो गया जी। तो कौन खत्म हो गया? हो गया लड़की का भाई हो गया खत्म। अच्छा, और एक भतीजा, वो दोनों भाई है, वो मतलब एक मामा का लड़का है और एक मतलब भाई है उसका, राम नरेश भाई है। कैसे जानकारी मिल पाई आप लोग? जानकारी पुलिस ने फोन लगाया हमारे पास। क्या नाम है मृतकों के जो खत्म हो गए? एक का राम नरेश, एक का नवाब। कब है शादी? शादी आज ही की है। महोबा जिले में महिला आरक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। चरखारी में बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने विपक्ष और सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने सपा कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की है। महोबा जिले के चरखारी नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में आज आधी आबादी का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान नारी शक्ति का स्वाभिमान विपक्ष ने फिर किया और साथ ही अपमान और महिला आरक्षण लागू करने जैसे नारों से गूंज उठी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं को उनका हक देना चाहते हैं, और लेकिन विपक्षी दल अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण उसमें बाधा डाल रहे हैं। सीमा कुशवाहा ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यह लड़ाई थमने वाली बिल्कुल नहीं है। महिलाओं ने राजपूत के खिलाफ देखा और साथ ही महिलाओं ने सांसद की फोटो लगाकर और उनके और सपा कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। देखिए, गुस्सा और आक्रोश में सभी महिलाएं हैं पूरी देश भर की, क्योंकि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो बिल हमारे देश की यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पारित किया था, उसमें कुछ विपक्ष पार्टियों ने पार्टी के सदस्यों ने अपना मत नहीं दिया, जिसके कारण महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाया है। इसलिए हम सब महिलाएं आज चरखारी नगर दीनदयाल पार्क पर धरना पर हम सभी बहनें बैठे हैं और हम रुकेंगे नहीं। यहाँ से चाहे लखनऊ और दिल्ली जहाँ तक जाना होगा, जहाँ तक हम महिलाएं जाएंगे और अपने बिल को पारित करके ही छोड़ेंगे। इसलिए आज हम यहाँ धरना पर माननीय जो हमारे क्षेत्र के सांसद जी हैं अजेंद्र लोधी सिंह जी, मैं
उनके धरने पर आज सब हम लोग सब बहनें धरना पर बैठी हुई हैं। आप लोग अभी नारा लगा रही थी सपा सांसद मुर्दाबाद, तो सांसद जी का क्या रोल है? सांसद जी जाकर यहाँ से लोकसभा में बात रखें कि महिलाओं के आरक्षण की, क्योंकि महिला भी देश की आधी आबादी की हकदार है और जब तक नारी सशक्त नहीं होगी तब तक देश का विकास नहीं होगा। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपने को साकार किया कि महिला भी अपने अधिकारों को जाने और आधी हिस्सेदारी की हकदार है, उनको हक मिलना चाहिए। इसलिए हम अजिंद सिंह लोधी जी का नारा आज मुर्दाबाद लगा रहे हैं कि हमारी बात को पहुंचाने का कष्ट करें और हमारे बिल पर सहमति जनाएं। विपक्ष तो कह रहा है कि बिल पहले से पास हो चुका है, इसमें क्या कहेंगे आप? पहले से पास हो चुका है, लेकिन अभी लागू करने के लिए सभी सदस्यों की सहमति चाहिए। जी, तो ये धरना कहाँ तक चलेगा, कैसी लड़ाई लड़ने की तैयार है आप लोग? हम लोग सब तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ से जी, हमें चाहे लखनऊ, दिल्ली, जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक सब बहनें जाएंगी और बिल हम पारित करके ही छोड़ेंगे। ज्योति पीठ शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मिर्जापुर नगर में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। 81 दिवसीय गोष्ठी यात्रा गोरखपुर से शुरू होकर 10वें दिन नगर में पहुंची है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध की यात्रा है। प्रदेश की सभी विधानसभा में जनता मतदाता को गौ माता की रक्षा की शपथ दिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मिर्जापुर में मतदाताओं ने शपथ लेते हुए कहा है कि जो आने वाला चुनाव होगा उसमें गौ माता का और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा उनकी रक्षा के लिए मतदान करना है और साथ ही आज भी देश सनातन का है और साथ ही गौ माता को पूजते हैं। गौ हत्या से उनको बहुत कष्ट होता है। बार बार उनके द्वारा प्रदेश सरकार और साथ ही केंद्र सरकार से गौ रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की गई है और साथ ही कई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, तो जिनकी जनता को आकांक्षा और साथ ही इसके लिए आकांक्षा को स्वर देने के लिए भी हम आगे भी कार्य करेंगे। यात्रा का क्या उद्देश्य है? ये गविष्ठी यात्रा है, गौ माता की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध की यात्रा है। उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ की मतदाता जनता को गौ माता के लिए वोट करने की शपथ दिलाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। गोरखपुर से निकले थे, 45 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए मिर्जापुर सदन विधानसभा में इस समय आए हैं। यहाँ पर भी भारी संख्या में लोगों ने गौ मतदाता बनने का संकल्प लिया है और कहा है कि अगला जो चुनाव होगा उसमें हमारा मुख्य मुद्दा गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा का है। ऐसी क्या परिस्थिति है जिसके लिए आपको ये यात्रा निकाली? ऐसी परिस्थिति ये है कि ये देश अभी भी सनातन धर्मी हिंदुओं की बहुमत वाला है। अभी भी यहाँ बहुत संख्या में वही निवास करते हैं और वो सब गौ को माता के रूप में देखते हैं, पूजते हैं। गौ हत्या से उनको बहुत बड़ा कष्ट होता है। बार बार उन्होंने केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारों से मांग की है, लेकिन अभी भी गौ माता की रक्षा के लिए वो प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके हैं जिनकी जनता को आकांक्षा है। इसलिए जनता की इसी आकांक्षा को स्वर देने के लिए हम आगे आए हैं। यही बड़े विडंबना का प्रश्न है कि गाय की रक्षा के लिए सरकार आई थी और गाय के मांस का निर्यात इसने अपने कार्यकाल में बढ़ा दिया। इससे बड़ा जनता के साथ छल शायद ही किसी दूसरे ने किया। बात यह है कि अपील क्यों किया, ये देखिए, परिस्थिति देखिए। डॉलर की कीमत, ये कहते थे कि जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में डॉलर की कीमत माने रुपए की कीमत घटती जाए, रुपया जो है गिरता जाए, वो प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। इनके समय में लगातार रुपया गिरता गया, लेकिन इन्होंने अपने आप को गिरा हुआ आज तक नहीं कहा। अब इन्होंने देखा कि गिरते गिरते ये बहुत बड़े कूप में गिर रहे हैं। 95 पार हो गया रुपया, अब 100 पार होने वाला है और जब 100 पार होगा तो बड़ी चर्चा आप लोग करोगे। तो उस चर्चा से बचने के लिए इन्होंने रास्ता निकाला कि हमको बचाने के लिए, हमारी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए देश की जनता त्याग करे। देश की जनता त्याग देश के लिए करती है। किसी प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को, झूठी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए देश का उपयोग करना उतना उचित नहीं समझते। अभी तो हाँ,
प्रधानमंत्री का कहना है हाँ। कि सोना मत खरीदिए, ऐसे में हम बेटियों की शादी करेंगे तो लोग कैसे करेंगे? वही बात है, सोना ना खरीदे हम, लेकिन अमेरिका से 8,000 करोड़ का विमान खरीद लें। 8,000 करोड़ का जब विमान खरीदते हैं तो उसमें डॉलर का पेमेंट नहीं करना पड़ता हमको, तो उसको क्यों खरीदा? पहले तो उसको बेचो, वो नहीं बेचेंगे। आप सोना मत खरीदिए, आप सादा सादा करके बहन बेटी का विदाई कर दीजिए। अरे हम लक्ष्मी के रूप में जब सजाते हैं अपनी कन्या को, तब हम उसको विष्णु स्वरूप वर को प्रदान करते हैं। आप हमारी परंपराओं से क्यों आप छेड़खानी कर रहे हो? अभी बंगाल चुनाव में चंदन लगा करके लोग मछली लेके प्रचार कर रहे थे, तो सनातन के मुद्दे पर सरकार आई सत्ता में और हिंदुओं पर काफी कुठाराघात हो रहा है। आप भी एक हिंदू संत है, क्या अभी उन्होंने जो ये कहा कि हमें गौ हत्यारों का, गौ मांस पक्षियों का वोट चाहिए, इससे बहुत बड़ी निराशा है हम हिंदुओं को हुई है कि जब गौ मांस खाने वालों का ही वोट इनको चाहिए तो फिर गौ माता की पूजा करने वाले का वोट कहाँ रखेंगे? एक हाड़ी में गाय का खून और दूध तो रह नहीं सकता। दूसरी बात यह है, इन लोगों ने जिस तरह से चंदन तिलक लगा करके, जिस तरह से गेरुआ कपड़ा का फट्टा गले में डाल करके और नोच नोच करके मछली खाई है, इससे पूरे विश्व में हिंदू धर्म बदनाम हुआ है। ये इन्होंने बहुत बड़ा अपराध हिंदू समाज के सामने किया है। इसके लिए इनको क्षमा याचना करनी चाहिए और आगे न करने के लिए कान पकड़ना चाहिए। पाली थाना क्षेत्र के निजामपुर चौराहे के पास बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार स्लीपर बस और साथ ही गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस और ट्रैक्टर ट्रॉली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पाली थाना क्षेत्र के अली हाजीपुर गांव निवासी सोनपाल के पुत्र गोविंद की बारात मंगलवार को शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद क्षेत्र स्थित टापर गाँव में हुई थी और साथ ही बुधवार सुबह बारात वापस लौट रही थी। इसी दौरान पाली रूपापुर मार्ग पर स्थित निजामपुर पुलिया के पास सैजनपुर की ओर से आ रही गेहूं लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज रफ्तार स्लीपर बस पीछे जा भिड़ी है। ट्रैक्टर चालक पिंटू निवासी सैजनपुर ने बताया है कि वह गेहूं लेकर शाहजहांपुर जा रहा था, तभी पीछे से आ रही स्लीपर बस ने जोरदार टक्कर मार दी थी। मैं आपका पिंटू सक्सेना। कहाँ रहते हो? आगे क्या हुआ आज? जो ट्राली हम आई रहे थे इधर से, अब आधे रोड के पार हुई गई ट्राली, बस आई कहते खिलो नहीं भाई, सीधे टक्कर ट्राली मारी। तो किसी को चोट लगी या नहीं लगी? सूचना पुलिस को दी या नहीं दी? हाँ, प्रधान जी दे चुके हैं। आपको बता दें कि हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा हुआ है सोनभद्र में। बारातियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर किनारे पलटी है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मेडिकल हॉस्पिटल लोढ़ी में भर्ती कराया गया है। 2 घायलों की हालत गंभीर है। वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर, 7 घायलों का मेडिकल कॉलेज लोढ़ी में इलाज जारी है। बारात सेमरी बांध थाना मड़िहान मिर्जापुर से रामपुर बरकोनिया सोनभद्र जा रही थी। सीतापुर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर प्रकाश में आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के
सिमराहन गांव के पास शराब की दुकान बंद करके घर वापस जा रहे चाचा भतीजे को दबंगों ने रास्ते में रोक लिया और लूटपाट करने का प्रयास किया है। विरोध करने पर दबंगों ने पहले ही तो वहां पर शराब सेल्समैन और उसके चाचा को लाठी डंडों से पीट कर और साथ ही पैसों से भरा हुआ बैग छीन लिया है। विरोध करने पर दबंगों ने सेल्समैन को गोली मारकर बुरी तरह जख्मी भी कर दिया है। वहीं घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है। इमलिया सुल्तानपुर इलाके में लूट और गोलीकांड की घटना कुछ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। अब देखने वाली बात होगी इन बदमाशों को पुलिस कैसे जवाब देगी। दिनांक 12/5/2026 को सायं 10:30 पर 112 से सूचना प्राप्त हुई कि इमलिया सुल्तानपुर के ग्राम सिमरान के पास एक लूट की घटना हुई है। इस पर तत्काल उच्चाधिकारीगण द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और अन्य अधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो यह तथ्य जानकारी में आया कि सिमरान में शराब की दुकान है, उसका सेल्समैन दिनेश दुकान बंद करके अपनी बाइक से अपने घर जा रहा था। दुकान से थोड़ी दूर आगे ही सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े थे। इसकी बाइक रोक कर लूटने का प्रयास किया और उसी लूट के प्रयास में उन्होंने तमंचे से गोली चला दी और जो उसके पैर को छूते हुए निकल गई। इस घटना में जैसा कि सेल्समैन द्वारा बताया गया है कि लगभग 40,000 रुपये वो लूट के ले गए हैं। इसमें सर्विलांस की टीम, एसओजी की टीम लगाई गई है और टीमों द्वारा खुलासा प्रयास किया जा रहा है। अनावश्यक चंदौली जनपद के दानापुर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में डूबे युवक का 24 घंटे के बाद कोई सुराग नहीं मिलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि बुद्धपुर गांव निवासी 18 वर्षीय मंगल यादव सोमवार को अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी पार कर रहा था। इसी दौरान तेज धारा की चपेट में आने से वह नदी में बह गया। घटना के बाद से ही युवक की तलाश लगातार की जा रही है। एसडीआरएफ टीम और साथ ही स्थानीय गोताखोरों द्वारा नदी में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक युवक का कोई पता नहीं चल सका। युवक का सुराग न मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों में भी प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। सड़क जाम करने के दौरान पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने बुझाने में जुटी रही। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। सिमरान के पास एक लूट की घटना हुई है। इस पर तत्काल उच्चाधिकारीगण द्वारा खबर चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगल सराय वार्ड नंबर 3 स्थित पासवान बस्ती एवं नई बस्ती आवास की महिलाओं ने मंगलवार को स्मार्ट मीटर के विरोध में बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया है। आपको बता दें खबर चंदौली से है, जहां लगभग 100 की संख्या में पहुंची महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे गरीब परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि मजदूरी और साथ ही झाड़ू पोछा और बर्तन धोकर किसी तरह परिवार का पालन पोषण करती है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद हर महीने हजारों रुपए का बिजली बिल आ रहा है। महिलाओं ने मांग की है कि स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर दोबारा लगाए जाए तथा बकाया बिजली बिल माफ किया जाए। पोस्टपेड में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब आपको पूर्व की भांति पोस्टपेड मोड में हर महीने की 10 तारीख तक बिल SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होगा, जिसको आप 15 दिन ड्यू डेट रहेगी उसके अंदर आप जमा कर सकते हैं। इसके बाद अब आपका अगर कोई पुराना बकाया है तो उसको भी सरकार ने 10 किस्तों में जमा करने की सुविधा की है, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। और ये मतलब मीटर जो है स्मार्ट मीटर
चेक किया गया है, कई बार चेक किया गया, इसमें कोई भी मतलब मीटर अभी तक तेज चलने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मीटर जो पुराना मीटर है उसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीटर ही है ये भी, इसमें केवल कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है, मीटर तेज नहीं चलता है। ये लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर का बिल ज्यादा आता है, जिससे हम लोग गरीब तबके में ज्यादा परेशान हैं। तो इसके लिए अगर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत है, उसका बिल अधिक है किसी कारण से, तो वो अब हमारे 15 अभी भी मतलब कैंप में जाकर के, ऑफिस में जाकर के अपना शिकायत कर सकता है। वैसे 15 तारीख से कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें बिल संबंधी, मीटर संबंधी, लोड संबंधी, सभी तरीके से बिजली से विभाग से संबंधित जो भी समस्याएं उनका समाधान किया जाएगा वहीं पे तुरंत। मेरा नाम गीता है, मैं आसरा आवास में रहती हूँ। देखिए भैया, प्रूफ है कि आवास का वांटन मिला हुआ है और इसमें बिल स्मार्ट मीटर लग चुका है कि जो कि हम लोग भर नहीं पा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान है, बिजली भी कट जा रही है। तो हमारी मांग यही है कि पुराना वाला मीटर हम लोग का लगाया जाए और नया वाला हटाया जाए और बिजली माफ हो। हम लोग गरीब हैं, बिजली माफ हो जाए, बताए, बस इतना ही कहना है। आलू मिल नई बस्ती, वार्ड नंबर 3। बिजली विभाग ऑफिस में क्या मामला है? मामला है ये कि बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। गरीब आदमी है, कहाँ से बिल भरे? अपना बच्चे को पेट पाले कि घर का टैक्स भरे कि बिजली का बिल भरे? झुआ फरसा करते हैं, लेबराई कैसे कैसे करके झाड़ू पोछा कर करके अपना पेट पालता है आदमी। और गरीब आदमी है, हम लोग का यही कहानी है कि हम लोग का पुराना मीटर लगाया जाए, नया मीटर हटाया जाए और जो पहले का बिजली बिल सबका बाकी है सब माफ किया जाए। अधिकारी से क्या मांग करते हैं? पुराना मीटर हटाइए, नया मीटर लगाइए। पुराना वाला मीटर चाहिए, पुराना मीटर हटा, नया मीटर हटा दीजिए, पुराना लगा दीजिए। अपना नाम ऊपर से बताएं। मेरा नाम संगीता गिरी है, हम आसरा आवास में रहते हैं, वार्ड नंबर 3 में। बिजली विभाग ऑफिस में क्या मामला है? मामला यही है सर कि हम लोग का जो पुराना मीटर है वो हम लोग को मिल जाए, ये नया मीटर हटाया जाए, क्योंकि हम लोग गरीब में आते हैं और हम लोग को आसरा आवास मिला गरीबी रेखा से नीचे। ऊपर से इतना महंगा मीटर लगा दिया गया कि हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग बिजली बिल नहीं भर पा रहे हैं। ऊपर से बताइए कि बीच महीने में माइनस हो जा रहा है तो 300 रुपया फिर से भरो, मैंने 1 महीने में 3 बार 2 बार बिल कहाँ से गरीब आदमी भरेगा? अधिकारी से क्या मांग? अधिकारी से ही मांग करे कि जो पुराना हम लोग का बिजली बिल है वो माफ करें और जो अपना मीटर लगाए हैं वो अपने उखाड़ के अपने घर ले जाएं। हम लोग का पुराना मीटर हमें दे दें, नहीं तो लास्ट में हम लोग तोड़ फोड़ कर दें। खबर इटावा से है, जहां शीशम के पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका मिला है युवक का शव। घटना की सूचना डायल 112 और साथ ही एकदल थाना पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, एसआई अवधेश सिंह और साथ ही फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। एकदल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव मुखरामपुर के रहने वाले 37 वर्षीय युवक कमल सिंह पुत्र स्वर्गीय रोशन सिंह ने पारिवारिक कलह के चलते खेत के खड़े शमशान के पेड़ से, शीशम के पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक के भाई हरिशंकर ने बताया, हम 8 भाई थे जिसमें कमल सिंह सबसे छोटा था। मृतक कमल सिंह की पत्नी संगीता देवी थी और छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। रोते बिलखते छोड़ गया है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? हरिशंकर। कहाँ से रहने वाले? मुखरामपुर, कुंवरपुर, भटपुर, जिला इटावा। क्या मामला हो गया? जो फांसी लगाई है कौन थे? भाई है मेरा। कितने बजे फांसी लगाई, कब सूचना मिली? ये सब 9:30 बजे निकल गया रस्सी लेके। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया ढूंढने का, ये हमें मिला नहीं। अब कितने बजे लगा ये मालूम नहीं। ऐसी अगर 37 के लमसम। तो शादी कब हुई थी? कितने साल हो गए शादी? लॉकडाउन से पहले हुई है। अब कितने बच्चे थे? 4, 2 लड़का 2 लड़कियां। उनका नाम क्या है? कमल सिंह। पत्नी का नाम क्या है? संगीता देवी। पिताजी का नाम? पिताजी रोशन सिंह गुजर गए साहब। कितने बजे सूचना मिली आपको? सूचना तो अभी 5 बजे मिली है।
जौनपुर में जमीनी विवाद में दबंगों ने महिलाओं पर कहर और साथ ही जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने महिलाओं को लाठी डंडे लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई की है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। घटना में 4 महिलाएं घायल और साथ ही जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मड़ियाहू थाना क्षेत्र के बारी गांव नेवादा चौहान बस्ती का मामला। 26 को NH 9 पर स्थित HP पेट्रोल पंप के सामने से अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग कर कैश वैन को कैश सहित लूट लेने की घटना कारित की गई थी। दिनांक 11 मई 2026 को स्वाट टीम अपराध शाखा व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा उक्त घटना का खुलासा करते हुए बदमाश मोहम्मद कैफा मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त में लूटी गई धनराशि में से आपको बता दें कि 8,06,000 रुपए व घटना में प्रयुक्त बुलेरो कार व तमंचा व कारतूस एक कुल्हाड़ी बरामद की गई है। और साथ ही पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा घटना में फरार अन्य बदमाशों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया था, जो कि दिनांक 12 मई 2026 को स्वाट प्रभारी निरीक्षक अनिल राजपूत को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि उक्त घटना में शामिल अन्य बदमाश आज वेवसिटी थाना क्षेत्र में सिल्वर रंग की स्विफ्ट कार से देखे गए हैं। इस सूचना पर विश्वास करने कंट्रोल रूम में माध्यम से वेवसिटी व आसपास के थाना क्षेत्रों में स्विफ्ट कार की चेकिंग प्रारंभ की गई तथा स्वाट टीम व थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा डासना रोड पर नाले के पास आसपास घेराबंदी भी की गई। मुठभेड़ हुई है, 2 बदमाश मारे गए सर। कितनी बरामद की और क्या क्या बरामद की? 6 तारीख को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक ATM के सामने कैश वैन लूट का घटना हुई थी। उसमें फायरिंग करते हुए बदमाशों ने कैश वैन को लूट के भागे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग जब चेकिंग किए तो DME पे कैश वैन बरामद हुआ था, लेकिन उसमें कैश लेकर उन लोगों ने भाग गए थे। पुलिस के कई टीम्स, हमारे क्राइम ब्रांच भी, सिटी के सर्वेलेंस और SOG टीम और हमारे देहात के भी जो SOG टीम सभी लगे थे। कल आप लोगों ने देखा होगा 2 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार होकर जेल चले गए और 8 लाख कैश भी बरामद हुआ था। उसी में से 4 और लोगों के बारे में पता चल गया, उनके ऊपर इनाम भी कर दिया गया, 1-1 लाख का इनाम कर दिया गया था। आज शाम को पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि जो फरार अभियुक्त है 4 लोग थाना वेव सिटी के क्षेत्र में देखा गया। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल चेकिंग के आदेश हुआ और पुलिस के कई टीम्स चेकिंग में लग गए थे। करीब 9:30 के आसपास पुलिस टीम को उन लोग देखा गया। यहाँ पुलिस टीम को देखते ही वो लोग भागते हुए जहाँ हम लोग सब खड़े हैं इधर को आए हैं। चारों तरफ से पुलिस टीम ने उनको घेरा है। उसमें क्राइम ब्रांच का टीम भी है और सिटी के तमाम SO वेव सिटी, SO सिहानी गेट, उनके टीम के साथ और भी टीम्स उसमें थे। पुलिस को देखने के बाद वो लोग पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भागने की कोशिश किए। भागते वक्त वो लोग अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गया। एक स्विफ्ट गाड़ी में वो लोग आए थे। पुलिस को वहाँ गाड़ी रुकने के बाद भी फायरिंग किए। जवाबी फायरिंग करने के बाद कुछ देर बाद फायरिंग की आवाज़ बंद हो गई। पूरी तत्परता बरते हुए पुलिस ने उसकी चेकिंग किया गया है। उसमें 2 लोग घायल अवस्था में वहाँ मिले हैं। उनके नाम पूछने पर एक अपना नाम जुबैर और दूसरे ने समीर बताया है और जो बाकी 2 अभियुक्त भागने का उनके भी नाम बता दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के भी 3 लोग घायल हुए, जिनको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। घायल 2 बदमाशों को भी तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनको उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। सर कितने के इनामी थे और क्या कितनी गोलियां यहाँ मौके पर चली हैं? चारों अभियुक्त 1-1 लाख के इनामी थे। मौके पर कई राउंड गोली चली है, जिसकी काउंटिंग किया जा रहा है। अभी बाकी डिटेल्स हम आपको इनके पास कितनी बरामदगी हुई है? अभी तक गाड़ी में 2-3 बैग्स में इनके अपने खुद के निजी सामान भी थे और 9 लाख
के आसपास कैश भी उसमें बरामद हुआ। सर प्रोफाइल क्या थी इन दोनों की, क्या करते थे, क्या ये कुछ पता चल पाया है? कुछ मुकदमे दर्ज थे? अभी तो ये आगे के जांच की विषय है, अभी फिलहाल तो एनकाउंटर की विषय है। सर जो घायल हुए हैं पुलिसकर्मी, उनकी क्या डेजिग्नेशन है, किस पोस्ट पर? एक सब इंस्पेक्टर है, 2 कॉन्स्टेबल। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे ऋषिकेश एम्स इंटरनेशनल नर्सिंग दिवस के अवसर पर। इस अवसर पर ऋषिकेश एम्स में बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य साधना की भी मजबूत कर रहा है ऋषिकेश एम्स। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और साथ ही प्रोफेसर मीन सिंह ने आपको बता दें कि अंगदाताओं के परिजनों को किया है सम्मानित। एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग ऑफिसर के साथ डॉक्टरों का हुआ उत्साहवर्धन। राज्यपाल ने अंगदान को मानवता का सबसे बड़ा दान बताया है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत भागीरथी घाट पर 9 मई को डूबे 20 वर्षीय हर्षित उपाध्याय का शव आज एसडीआरएफ की टीम ने भागीरथी घाट के समीप से बरामद कर पुलिस के सुपुर्द किया है। जानकारी देते हुए एसडीआरएफ ढालवाला टीम के प्रभारी निरीक्षक कविंद्र सजवाण ने बताया कि 9 मई को 20 वर्षीय हर्षित उपाध्याय पुत्र नंद किशोर उपाध्याय निवासी भकिया सौड़ अल्मोड़ा नहाते समय भागीरथी घाट में डूब गया था, जिसकी खोजबीन के लिए एसडीआरएफ की टीमें लगातार गंगा में सर्च ऑपरेशन कर रही थी। सर्चिंग के दौरान टीम आज चौथे दिन हर्षित उपाध्याय का शव भागीरथी घाट के समीप बरामद कर पुलिस के सुपुर्द किया। ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन के निकट डीजीबीआर चौक पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई है और साथ ही पुलिस ने बालक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। और साथ ही कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया है कि घटना 11 मई की है, जब स्थानीय लोगों से पुलिस को सूचना मिली कि डीजीबीआर चौक पर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया है और उसे नीचे ट्रैक्टर सवार एक बालक दब गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह पुलिस ने ट्रैक्टर के नीचे दबे बालक के शव को बाहर निकाला और उसे मोर्चरी में पहुंचाया है और साथ ही जल्द ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इतना पता चला है कि कार्तिक गौतम को अपने साथ लेकर गया था। स्टेशन रोड पे कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा रही है। हमें पहले भी हादसा हो चुका है और ट्रैक्टर ले गए गुप्ता जी अपने घर 6 महीने और गुप्ता जी से पहले भी 3-4 महीने पहले एक लड़की और मौत हुई थी ट्रैक्टर से। कार्रवाई नहीं करी गई। हमने थाने 50 चक्कर काट दिया, कोई भी सुनवाई नहीं तैयार नहीं। पैसा देंगे मूवी बंद हो जाता है। हमने एक हादसे देखी हो गए, हमने 2 महीने दवा देते हैं। और ये इसका भाई है, कहाँ है ये इसका भाई है। जल्द से जल्द कार्रवाई करने में ऋषिकेश की सड़कों पर इन दिनों एक ऐसी श्रद्धा और संकल्प की कहानी घूम रही है जो आस्था के साथ साथ एक सामाजिक संदेश को भी अपने भीतर समेटे हुए है। मध्य प्रदेश के विदिशा से आए अभिषेक सनातनी की दंडवत यात्रा केवल भक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि सोए हुए प्रशासन को जगाने की एक मानविक पुकार भी है। बता दें कि जहां लोग 4 धाम यात्रा के लिए सुख सुविधाओं की तलाश करते हैं, वहीं विदिशा की अभिषेक सनातनी ने एक कठिन मार्ग चुना है। वो पिछले 1 साल से दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं और वर्तमान में ऋषिकेश के पड़ाव पर हैं। और साथ ही अभिषेक की ये यात्रा केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं है। उनके अनुसार इस कठिन तपस्या के पीछे एक गंभीर सामाजिक कारण है। वे बताते हैं कि उनके गृह क्षेत्र में गौचर भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। इस संबंध में प्रशासन को 111 ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी है। अब वहां महादेव के दरबार में अर्जी लगाने जा रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक सनातनी। कहाँ से आ रहे हो? मैं विदिशा मध्य प्रदेश से। कहाँ तक जाओगे? ये सबसे पहला पड़ाव था विदिशा मध्य प्रदेश से दंडवत यात्रा का। सबसे पहले था मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन से दूसरा पड़ाव था हरिद्वार, तीसरा पड़ाव था ऋषिकेश, चौथा पड़ाव है
केदारनाथ 5वां पड़ाव रहने वाला है, वैष्णो देवी और 6वां पड़ाव रहने वाला है। अमरनाथ यात्रा में संपूर्ण यात्रा हो जाएगी। तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है? ये प्रेरणा इसलिए मिली है कि हमारे इधर प्रशासन की काफी ज्यादा लापरवाही सामने आ रही है। हम लगभग गौचर भूमि के 111 ज्ञापन दे चुके हैं, मगर प्रशासन की काफी ज्यादा लापरवाही सामने के कारण आने के कारण प्रशासन की आंखों पर जो काली पट्टी बंधी है, जो गौ माता की जमीन है, जो दबंगों द्वारा कब्जा है, उसको काफी जल्द मुक्त होना चाहिए। मैं बाबा के पास अर्जी लेके जा रहा हूँ जी। और आपका क्या उद्देश्य है? बस मेरा उद्देश्य यही है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं? परेशानी तो ऐसा है कि 10-10 दिन खाना भी नहीं मिलता है, जब जंगल पड़ता है तो पानी भी नहीं मिलता है, फिर भी मगर लोग पानी की मदद कर देते हैं, किसी से हाथ बता के पानी लोग दे देते हैं, मगर भोजन तो ऐसा है कि 10-10 दिन भी खाना नहीं मिलता, तो बिस्किट और नमकीन में दिन काटने पड़ते हैं। गुजारा कैसे चल रहा है? गुजारा सब ऐसे ही चल रहा है, महादेव के भरोसे पे ही है, जो कुछ भी है, और कुछ अपना भी है। क्या काम करते हो आप? मेरा काम मतलब हम लोगों का काम है वेडिंग का काम, फोटोग्राफी का। मेरे 2 भाई हैं, वो वेडिंग का काम करते हैं। हाँ, कभी जरूरत पड़ती है भाइयों के लिए फोन लगा दो तो भाई कभी मना नहीं करते। फोन है? हाँ फोन है, उनको बात होती रहती है घर वालों से। तो कितने दिन हो गए आपको? अभी फिलहाल में 1 साल हो गई है, 3 दिन काम है 1 साल में। अच्छा। हाँ, और ये यात्रा 2028 में संपूर्ण हो जाएगी। लगभग अभी 2 साल और दंडवत लगाना पड़ेगा। सिडकुल हरिद्वार में आज वीनस कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को लेकर जबरदस्त हड़ताल की है। वीनस फैक्ट्री के कर्मचारियों ने विरोध करने जरूर निकाल और साथ ही उनका ये प्रदर्शन जिला मुख्यालय रोशनाबाद होते हुए जिला श्रम अधिकारी के कार्यालय में समाप्त हुआ है, जहां पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात था। श्रम कार्यालय के सामने मैदान में कर्मचारियों की जनसभा हुई है। जनसभा में कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि करने, ओवर टाइम बढ़ाने, खाने और साथ ही खाने काम में कम से कम दाम निर्धारित करने और खान स्टैंडर्ड्स को भी देने तथा कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश देने की आदि चीजों की मांग की है। इस अवसर पर कर्मचारियों ने बाकी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी, ऐसा कहा है। हमारी मांगे है कि सैलरी हमारी 8 घंटे की 18,500 होनी चाहिए, ठीक है, 26 दिन की, ठीक है, ये पैसा ही काट के 18,500 26 दिन की, ठीक है। और हमें इमरजेंसी में अगर घर जाना पड़े तो हमें गेट पास मिलना चाहिए, ठीक है। और जो कंपनी हमें अपनी तरफ से ब्रेक देती है, उसका हमें कंपनी पैसा दे, ठीक है। और कैंटीन का खाना अच्छा होना चाहिए। 30 रुपए में एक बार खाना मिलता है, हमें पर प्लेट खाना चाहिए, और वो भी अच्छा चाहिए, ठीक है। और हाँ, जो हमें सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है, जो ओटी हमारी जैसे 63 रुपए घंटा है, वो हमें उसके डबल चाहिए, 126 रुपए घंटे चाहिए, ठीक है सर, जो अकॉर्डिंग जो हमारी ओटी घंटे, ठीक है। और हाँ, हमारी कंपनी में कोई मेडिकल की सुविधा भी नहीं है। मेडिकल की सुविधा चाहिए, जैसे कोई इमरजेंसी में कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमें उसके लिए मेडिकल सुविधा तुरंत मिलनी चाहिए। और कंपनी में जो भी छोटी गलतियों पे गेट पा दे, जो कंपनियों में जो भी है सीनियर है, हम पे प्रेशराइज नहीं कर सकते, हम पे प्रेशर नहीं डाल सकते, हमें उसके लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। काम हम कर रहे हैं, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। अगर कोई छोटी गलती होती है तो तुरंत हमें गेट पास नहीं देंगे, हमें उस चीज के लिए समझाएं। अगर हमसे दोबारा वो गलती होती है तो हम पे कार्रवाई करें, उसकी बात सही है। हर चीज के लिए प्रेशराइज करते हैं, ठीक है। हमें कंपनी से निकालने की धमकी देते हैं। क्या चीज? टोटल कर्मचारी 2000 प्लस कर्मचारी है सर, 2000 प्लस कर्मचारी है। सैलरी हमारी 7 तारीख तक आ जानी चाहिए, बस हमारी ये मांग है। देवभूमि उत्तराखंड के रामनगर स्थित पाटकोट रेंज की पावन भूमि सितावनी में पहली बार आपको बता दें कि श्री जानकी कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। 16 मई को आयोजित होने वाली इस कथा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। आपको बता दें ये आयोजन 16 मई को किया जाएगा। नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि मां सीता के आदर्शों को गांव-गांव तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। रामनगर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद अजय भट्ट ने बताया है कि श्री जानकी कथा का आयोजन रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मां सीता त्याग, धैर्य, मर्यादा और नारी शक्ति की प्रतीक है और आज समाज को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की अभी आवश्यकता है। इस अभियान की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। उन्होंने कहा है कि सीतावनी का चयन इसीलिए किया गया है क्योंकि ये स्थान रामायण काल से जुड़ा माना जाता है और मां सीता को समर्पित पवित्र स्थल भी है।
माता सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी है। जिस तरह से अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, उसी तरह से वहाँ पर भी भव्य मंदिर बनेगा, जिसमें वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी उनके साथ में थे। और उसके बाद उसी के बगल में बखरी एक वहाँ पर मठ है, राम जानकी मठ, जिसमें विश्वामित्र जी ध्यान लगाते थे, ऐसी किंवदंती है। वो भी अति जीर्णोद्धार, अति जर्जर हो चुका है। उसका जीर्णोद्धार करना है हमको, तो रामायण रिसर्च काउंसिल उसका पूरी तरह से जीर्णोद्धार कर रही है और 11 नहीं 12 एकड़ जमीन हमको इस समय वहाँ की सरकार ने दे दी है, जिसकी शिला पूजन का कार्यक्रम अभी 25 अप्रैल को वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी हुए हैं, आप सब जानते हैं उनको, सम्राट चौधरी जी, उन्होंने किया है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ हमारे प्रभु राम जी के, माता जानकी जी के मंदिर हैं, वहाँ अयोध्या माता का ससुराल है, आप सब जानते हैं, प्रभु राम का है, और यहाँ पर उनका प्राकट्य स्थल है, यानी कि मायका है। दोनों जगह भव्य और दिव्य मंदिर बनेंगे। ये एक इतिहास रचा जा रहा है कि हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ 16 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर पहुँचेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, अन्य लोग भी यहाँ पहुँचेंगे। और जहाँ जहाँ पर ऐसे हमारे माता सीता से संबंधित ये स्थल हैं, उनका जीर्णोद्धार कैसे होगा, इस पर भी हमारी काउंसिल विचार कर रही है और इस पर भी स्टडी कर रही है कि माता पृथ्वी से आई और पृथ्वी में समा गई, जिसके बारे में हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग अपनी तरफ से भी रिसर्च कर रहे हैं। वो रिसर्च तो है, वेद शास्त्रों में है, तो एक जो होते रहती है रूटीन में, हम इसे भी सोच रहे हैं। और हमने जो एक किताब लिखी है रामलला मन से मंदिर तक, हमारी काउंसिल ने, तो उसको वो करीब 1108 पृष्ठ की हो गई है, हर भाषा में छपा रहे हैं, इंग्लिश में अनुवाद हो रहा है उसका। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने उसको दिखाया, उनके सुझाव पर ही हम हर जगह पर हर भाषा में उसका अनुवाद करवा रहे हैं, ट्रांसलेशन करवा रहे हैं। और हमने एक संस्कृत भाषा में लिखित संस्कृत रामायण वार्ता नाम की पत्रिका भी हमने इस समय छापी है। और अभी हमने सीता माता से संबंधित कई उनकी कृतियां, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, इसके पर्चे और उनकी कई जगहों पर सभाएं, बैठकें करी हैं। अभी हम सीता सखी का भी कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में सीता सखी जो यूनियन बने, बहनें अपने हाथ में ये सारी चीज़ों को लें, हम उनके सहयोगी हो सकती हैं, पूरी शक्ति हमारी बहनें इसको उठाएं, ये भी हम करने को जा रहे हैं। और इस तरह से एक भव्य काम, और पहला जो हमारा यहाँ पर हो रहा है कार्यक्रम, ये पहला कार्यक्रम हमारा यहाँ पर सीताबनी में, रामनगर में हो रहा है। ये हम सब के लिए, उत्तराखंड की देवभूमि के लिए, सब के लिए सौभाग्य का। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।